ठीक है, ध्यान रखिए, कल तक सारे पैसे मिल जाने चाहिए। सारा पैसा दे दूंगा, अभी इलाज शुरू कीजिए। वार्ड बॉय, पेशेंट को लेके। रमाबाई, आपको पैसे चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? क्या? दरोगा साहब, ये औरत मेरे जलपान गृह से पैसे चोरी कर यहाँ लेकर आई है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आनंद भैया की तबीयत खराब है, यहाँ पैसे जमा करने थे, तभी इलाज शुरू होता, इसलिए गले से कुछ पैसे गिन के लाई हूँ। और इसीलिए दीपू को वहाँ बैठाया भी था, ताकि काके आएगी तो सब कुछ सच सच बता देगा। रमा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन किसी को पूछे बिना पैसे लेके आना गलत है ना। वहाँ काकी नहीं थी, इसलिए मैंने दीपक को वहाँ बैठाया था। मैंने कोई चोरी नहीं की है। पर मेरी माँ कहीं मिल नहीं रही है, और जब तक मेरी माँ नहीं मिलती, उस जलपान गृह का मालिक मैं हूँ। और इस तरह किसी के गले में से पैसे निकालना चोरी ही है। चलो। देखिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। आनंद भैया का ध्यान रखें। हाँ भीम, उसे जाने दो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप आनंद भैया का ध्यान रखिए। चलो अभी। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। ये एक नई मुसीबत कहाँ से आ गई? रमा हवालात में कैसे रहेगी? तो मांग कर लाती वो पैसे, ऐसे निकाल कर लाएगी तो चोरी कहलाएगी। अगर रमा ने चोरी की भी है तो वो आनंद के लिए की है, और वो तुम्हारे लिए तो पड़ोसी है ना। अगर वो नहीं भी करती ना, तो उसे सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है। बस बस हो गया बुआ, ये सब बोलने का ये सही समय नहीं है, जाने दीजिए। गुरुजी, आप आनंद भैया का ख्याल रखिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। भीम, मैं जाती हूँ रमा के पास। वो वहाँ अकेली कैसे रहेगी? वो आप कैसे जाएंगी पुलिस थाने, और वो लोग आपको कैसे रहने देंगे वहाँ पे? जाऊंगी मैं, कैसे नहीं रहने देते हैं ना, वो मैं देखती हूँ। सही प्रचंड देव के साथ में रहने का आनंद ही कुछ अलग है। ये लोग समझते नहीं। एकदम ये जाएंगे, उसके बाद नाके फिर वापस। आ गए तुम लोग? क्या हुआ? भीम मिला तुम सबको? हाँ मिला था, हमेशा की तरह मदद की भीख मांगने आया था, लेकिन हम भी उसकी मदद करने वाले थोड़ी थे। मतलब साफ साफ बताओ कि भीम को पैसा दिए हो कि नहीं? नहीं दिए, और काहे दे? हम काहे छोटी जाति के लोगों की मदद करें? दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे कौन सी ऊंची जात है तुम्हारी? वो प्रचंड देव अपने ही यहाँ बुला के दिन भर अपने घर का साफ सफाई करवाता है, कचरा उठवाता है तुमसे। तुमको लग रहा है कि तुम्हें शुद्ध करके अपने जात में शामिल कर लिया। चाहे जो हो, पैसे हम कमाते हैं, और ये हमारा मन है कि वो पैसे हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, हमारी मर्जी। तुम छोटी जात के लोग हमें मत सिखाओ। चलो जोकू बाबू और जनार्दन भाई चलते हैं। हाँ, और चल खाना निकाल के दे, बहुते जोर के भूख लगी हमका। हाँ तो भूख लगा है ना, तो खुद जाओ गरम करो और खा लो। जा रहे भीम के पास। फुलिया, पैसे से ना सही, कम से कम उसके साथ रहेंगे तो उसे बल मिलेगा। चल चलते हैं। हाँ चलो डलिया माँ, चले।
गुरुजी आप ये बताइए भीम कहाँ है? भीम भी खुद को कोड़े मारकर पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मैंने और फुलिया ने रोक दिया उसे। वो अभी भी पैसे की व्यवस्था करे ही कहीं गया होगा, आ जाएगा। मेरा भाई रुकिए, बचे हुए पैसे पहले जमा होंगे, उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हैं। तब तक यहीं ठहरिए। डॉक्टर साहब, अब मेरा भाई अकेला संघर्ष कर रहा है। आप मुझे जाने दीजिए। हम दोनों भाई मिलकर जल्दी से पैसा इकट्ठा कर लेंगे और सब कुछ चुका देंगे आपका। जाने दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, चुपचाप यहाँ बैठिए, वरना मुझे हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बैठिए यहाँ। हम फिर से एक मौका देते हैं तुझे। भीमराव, हम तुझे एक मौका और देते हैं। सोच ले, शुद्धिकरण करवा ले और हमसे पैसे ले ले। भीमराव, करवा लो शुद्धिकरण, पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे भी बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं बतानी पड़ेगी। शुद्धिकरण के पश्चात तुम ऊंची नहीं, थोड़ी ऊंची जाति के बन जाओगे। और हाँ, शुद्धिकरण के बाद तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। उसके बाद तुम्हारी पत्नी रमाबाई भी जेल से छूट जाएगी। सोच ले भीमराव, एक शुद्धिकरण, 3 फायदे जो हम तीनों बता रहे हैं। कल सुबह से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुद्धिकरण करवा लिया तो अच्छे के लिए, वरना बुरे के लिए। फैसला तेरा। अरे ए भीमराव, क्या हुआ? पैसों की कौन व्यवस्था हुई कि नहीं? बोलो भीम, हवालात से रमा को छोड़ा कर नहीं लाए हैं? भीम, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ बेटा? अरे नहीं हुआ होगा। अरे होता तो ये कूद कूद कर सबको बताता कि पैसों की व्यवस्था इसने कैसे की। अरे किससे उम्मीद कर रहे हो? भीमराव नाम है इसका, ये केवल गाल बजाना जानता है और ये इंतजार कर रहा होता है कि इसकी मुसीबत कोई दूसरा कोई निपटा दे, या फिर ऐसा कुछ ये करे कि सब के सब मुसीबत में फंस जाए। हैं? हितेश, तुम तो चुप ही रहो। कभी किसी की मदद की है तुमने? बस चले आते हो उपदेश देने के लिए। हाँ तो सही तो कह रहे हैं ना वो। और मुझे भी नहीं लगता कि इस बार भी पैसे की व्यवस्था कर भी पाएगा। फिर तो आनंद भी अस्पताल में ही रहेगा और रमा भी हवालात में ही रहेगी। भीमराव, डॉक्टर साहब कह रहे कि बिना पूरा पैसे जमा किए वो ना अस्पताल से नहीं आने देंगे। मान जाइए प्रचंड देव की बातें, कर लीजिए शुद्धिकरण। अब सोच विचार करके कोई फायदा नहीं है भीम, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रचंड देव, नरोत्तम जोशी और साधव भी यही कह के गए, लेकिन मैं शुद्धिकरण नहीं करूंगा क्योंकि मैं अशुद्ध नहीं हूँ। बाकी चाहे जो हो जाए, चाहे आपके भाई अस्पताल में ही क्यों ना पड़े रहे, और चाहे तुम्हारी पत्नी रमा जेल में कैद रहे। मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे इसका कोई हल निकालने दीजिए। भीमराव, तुम्हारे बाबा और भाऊ के गैर मौजूदगी में ये घर की जिम्मेदारी तुम्हारी को निभानी है और तुम्हारी पीठ दिखा के भागत हो। और मैंने कई बार कोशिश की कि घर पर तुम लोगों को ये बात बताऊं,
लेकिन तुम्हारे बाबा हर बार मुझे कुछ ना कुछ बोल के चुप करा देते थे। तमाशा दिखाते दिखाते एक बार एक सर्कस वाले की नजर हम पर पड़ी। उसने राम जी से कहा कि तुम यही करतब हमारे सर्कस में दिखाओ तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जितने ज्यादा अपने आप को चोट पहुंचाओगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। राम जी ने ज्यादा पैसा सुनकर हाँ कह दिया। मजबूरन में मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। वहां हर रोज अपने आप को चोट पहुंचाते थे और हर रोज तबीयत खराब होती थी। और फिर कल शाम को आपको चोट पहुंचा रहे थे। चोट मारते मारते वो अचानक से गिर गए और बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया है। होश में आने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा। फिर मैंने सोचा कि यही मौका है राम जी को घर ले जाने का, क्योंकि होश में रहकर राम जी तो कभी घर जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने इन दोनों भले लोगों से मदद के लिए कहा तो ये लोग उठाकर तुम्हारे बाबा को यहाँ पर लाके पहुंचा दिए। वरना रोज राम जी अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं और मैं ऐसे ही तमाश बिन्नों की तरह तमाशा देखता रहता। भैया जीजा भाई, ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पति ने कमाए। लोगों के पति मेहनत करके पसीना बहाकर पैसे कमाकर अपनी पत्नी को देते हैं, लेकिन तुम्हारे पति ने खून निकाल कर पैसे कमाए हैं। दर्द के रिश्ते का तमाशा बनाकर पैसे कमाए हैं। ये सिक्के अपने पास रखो, जो करना है ना करो। मैं यहाँ कैसे आ गया? आ गए बाबा, आप सही सलामत आ गए। लेकिन आप वहां क्यों गए थे? वहां कुछ काम नहीं था, वहां चला गया। काम, पैसा, घर की जिम्मेदारी सब जरूरी होता है ना। लेकिन उसके लिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे कभी भी आप हमें बिना बताए ऐसे चले नहीं जाएंगे। और जाने से पहले एक बार सोचा भी नहीं बाबा कि जब हमें पता चलेगा कि आपने खुद को तकलीफ दी पैसे कमाने के लिए, तो हमको कैसा लगेगा? बाबा, ये उम्मीद नहीं थी आपसे
और मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। घर चलाने के लिए आप दोनों ने अपने आप को मारने का काम किया। बाबा बिना बताए इतने दूर चले गए और आनंद भैया आपने भी नहीं बताया। ये काम करने से अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं कबीर सीप समंद की। मालिक मालिक प्रणाम मालिक। मालिक सब उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? पूरी बात बता। मालिक वो राम जी वापिस आ गया और खाली हाथ नहीं आया है, पैसा कमा के आया। अब भीम के सब समस्या दूर हो जाएगी, फिर वो काहे शुद्धिकरण के लिए तैयार होएगा। इधर आओ, ऊपर इधर आओ। थोड़ा और आगे। तुम अब मनुष्य ही रहोगे। सुबह सुबह मनुष्य खबर सुनाने आ गया। शुद्धिकरण करके तुम्हारी जात को तो ऊंचा कर दिया, मगर तुम्हारी सोच का क्या करे? बुद्धि कहां से दे? तुम सब चाहते तो उस भीमराव का शुद्धिकरण हो सकता था। अरे पकड़कर उसके यज्ञ में बैठा देते। तुम लोग किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। हम कोशिश तो पूरी कर रहे पर एक शब्द भी कहा ना तो यही पटक पटक कर मारेंगे। पूरी जात में हो गए हो, इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। जाओ जाकर समझाओ उस बेवकूफ भीमराव को। जाओ। उस दिन नरोत्तम बता रहा था कि ये भीमराव हर बार आखिरी समय में बच जाता है। कहीं उसके भाग्य में ग्रहों का कोई प्रबल योग तो नहीं। रमा, बाबा ने बताया था कि इसी ऑफिस से उनके जैसे लोगों की पेंशन का लेखा जोखा किया जाता है। चल के बात करते हैं। बात नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करके बाबा की पेंशन शुरू करवाएंगे। चलिए। सर कुछ काम है आपसे। यहाँ जो भी आते हैं काम के लिए आते हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं। समय होगा तब बात कर लेंगे। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? तुम हमें सिखाओगी कि बात कैसे की जाती है? निकलो यहाँ से। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी व्यस्त हैं, तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर बात करते हैं, लेकिन इस तरह से बात मत कीजिए। थोड़ी देर बाद आओगे? बाहर निकलो। नहीं निकलूंगा मैं। और आपने ऑफिस इसीलिए खोला है कि लोगों की समस्या सुन सके। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा काम। भीमराव नाम है ना? अपनी बाप के पेंशन के लिए आए हो। तुम्हारे बाप ने लिख कर दिया था कि उसे पेंशन नहीं चाहिए। ये रही वो चिट्ठी, देख लो। और तुम फिर से पेंशन शुरू करवाने आए हो? तुम्हें क्या लगता है
हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं कि बाप कुछ अलग लिख कर दे और बेटा आकर कुछ अलग नाटक करे। बाबा की मजबूरी थी उस समय, पेंशन के बिना उनकी हालत खराब हो गई है। मैंने यही बात करने के लिए उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उनका जवाब नहीं आया, इसलिए आपके पास आया हूँ। छोटी जाति मोटी बुद्धि, लगता है ऐसे नहीं मानोगे, धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। दरबान, दरबान, उठाकर बाहर फेंको इनको, निकालो बाहर। देखिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बाहर निकलो। मैं बात कर रहा हूँ। अरे बाहर निकलो। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं आप? अरे बाहर निकलो और दोबारा अंदर मत आ जाना। प्रचंड के छोटे भाई है, लंदन में पढ़ते हैं। वहां से आने वाले थे और उसी खुशी में लक्ष्मी दीदी ने और प्रचंड की पत्नी ने साथ में लड्डू बांटे थे। अच्छा, भीमराव, ये हैं प्रचंड देव जी के छोटे भाई वैभव देव। अभी अभी लंदन से पढ़कर वापस आए। नरोत्तम, वैभव हम 4 भाइयों में सबसे छोटा है, बाकी तो रहे नहीं, और वैभव को हम अपने पुत्र के समान मानते हैं। समझ लो कि हमारी आने वाली पीढ़ी यही संभालेगा। भीमराव, देख क्या रहा है? प्रणाम कर। ये जानकर अच्छा लगा कि आप पढ़ाई करने के लिए लंदन तक जाके आए हैं। वैसे अपने यहाँ की पढ़ाई और वहां की पढ़ाई में क्या फर्क होता है? और वहां कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? हम खुशियां बांटते भी हैं। ले भीमराव, खा ले। हाँ, आधी आधी खाना। हाँ, लो। नहीं चाहिए मुझे। है तो ये मिठाई, लेकिन आप दिल से नहीं दे रहे। इसके पीछे आप मुझे अपमानित करने की कोशिश में हैं। तो रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे। छोटी जात के होके बड़ी बड़ी बातें करते हो। औकात भी नहीं है कभी ऐसी मिठाई खाए होगे। आप लंदन में पढ़ के आए हैं ना? मुझे लगा था आपकी सोच अलग होगी, लेकिन ये जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि आप भी ये जात पात ऊंच नीच समझते भी है और मानते भी है।
ओ, सभी खुशियां मनाओ। तुम भाभी हो ना भीमराव की? बदकिस्मती से हाँ, मैं उनकी भाभी हूँ। पर मैं माफी मांगती हूँ आपसे, आदत हो गई उनकी, कभी भी किसी से भी उलझ लेते हैं वो। ना लक्ष्मी ना, उसकी आदत सिर्फ उलझने की नहीं है, उसकी आदत ये भी है कि वो भूल जाता है कि उसकी जात क्या है। वो भूल जाता है कि वो छोटी जात का है और वही उसकी। यहाँ से चला जाता तो हमारे जीवन में भी थोड़ा बदलाव आ जाता। भैया भैया, भीम और रमा अभी तक नहीं आए हैं, बहुत चिंता हो रही है मुझे। दीदी, इस घर में बाकी के भी लोग हैं, कभी उनकी भी चिंता कर लीजिए। भाग नहीं जाएंगे दोनों, आ जाएंगे। आएंगे कहाँ से? भीम भाऊ और रमा दफ्तर गए, वो लोग नहीं आने वाले। भीम भाऊ और रमा दफ्तर में जाके नाटक कर रहे हैं। किस दफ्तर में? अरे पेंशन दफ्तर, जहाँ राम जी के पेंशन का हिसाब किताब होता है। भीम भाऊ बाबा की पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी, कम से कम आज तो भीम किसी ढंग के काम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि उस पेंशन का फायदा तुम्हें है, इसलिए भीम की लड़ाई सही। और जब वो बाकी चीजों के लिए लड़ता है तो वो गलत। सब उसे करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे अभी जाकर रोकता हूँ। बाबा, भीम भाऊ को रोकना ही है तो उन्हें बेकार की बहस करने से रोकिए। कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी बस बहस करने लगते हैं। प्रचंड देव जी के भाई आए विदेश से और उनसे भी बेकार के सवाल करना शुरू। उनका कुछ तो पूछ रहे थे, वो कोई एक शब्द था, क्या शब्द था वो? प्रतिशत। कितने प्रतिशत लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको भी लगा सुनाने। अरे प्रचंड देव तो दुश्मन थे ही, अब उसके भाई वैभव देव को भी दुश्मन बना लिया। बड़ा पढ़ाई करता है ना, बुलाए हैं शाम को। फिर तो भीमराव की पढ़ाई की धज्जियां उड़ जाएगी, बहुत मजा आएगा। अब जाए के पढ़े लिखे मानुष से पाला पड़ा है भीमराव का। हा? अब वो का समझ में आएगा कि असल पढ़ाई का होता है। हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जाकर के समझाइए भीम भाऊ को। ये सब मैं उसे बाद में समझाता रहूंगा और वो समझेगा भी, लेकिन उससे पहले जरूरी है उसे रोकना, क्योंकि मेरी पेंशन से उसे एक आने का भी फायदा नहीं है, तो मेरी लड़ाई क्यों लड़े? सही कह रहे हो राम जी, अब तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि भीम चाहे पूरी दुनिया के लिए लड़े, लेकिन इस घर के लिए क्यों लड़े जो उसकी लड़ाई का मान ही ना रखता हो। चलो। रमाबाई, तेरे ससुर का सर्कस नहीं चल रहा है ये जो ताली बजा रही है। और तुझे कैसे पता है कि भीमराव ने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है? वैभव जी का चेहरा बता रहा है कि उन्होंने सही जवाब दिया। और आपका चेहरा बता रहा है कि आपको समझ में भी नहीं आया कि इसका जवाब क्या होगा। रमाबाई, इससे ज्यादा एक शब्द भी बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी मैं यहीं। वैभव जी, आप बताइए, भीम ने सही जवाब दिया या नहीं?
उस समय भीम ने सारे सवालों के जवाब सही दिए थे, और इतने सालों बाद आप भी 5 सवाल पूछ रहे हैं, और मैं भी देखना चाहता कि ये 5 सवालों का जवाब दे पाता है या नहीं। अगर इसने एक भी सवाल का जवाब गलत दिया तो मैं समझूंगा कि भीम के अंदर जो पढ़ाई की ललक है वो कम हो गई है। राम जी भाऊ, हमका तो पूरा भरोसा है कि भीम सारे सवाल का एकदम सही सही जवाब दे दे, और फिर हम लोग माला पहनाकर एक स्वागत करेंगे। हाँ भाई, जाते हैं, चाल में सबको बता देते हैं और माला भी लेके आते हैं। चलो डोलिया अम्मा। हाँ चल, मैं भी चलती हूँ। सेकंड क्वेश्चन भीम, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? (1526) में जहरुद्दीन मोहम्मद ने की, उर्फ बाबर ने की। रमा भाई, बोलो ना, तेरे ससुर का सर्कस नहीं चल रहा है? क्या है? हा? बात बात में ताली क्यों बजा रही है? मेरे पति जवाब दे रहे हैं तो खुश हो रही हूँ, इतना तो समझिए आप। चार सवालों के जवाब तो दे दिए तुमने भीमराव, बट नाउ द लास्ट वन। पांचवें और आखिरी सवाल का जवाब दो तो जानू, अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले 5 लोगों का नाम बताओ, और तुमने उनके नाम क्यों लिए ये भी बताओ। पांच क्या? मैं तो 100 लोगों के नाम बता दूंगा वैभव देव जी, जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और हमें उन सभी लोगों से प्रेरित होना चाहिए क्योंकि उनका संघर्ष सच में उतना बड़ा था। लेकिन वो नाम ऐसे है जो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्योंकि क्या है ना वैभव देव जी, कोई भी संगठन 4-5 लोगों से नहीं बनता है, वो एक समूह होता है बहुत सारे लोगों का, जिनमें से 4-5 लोगों के नाम हमें और इतिहास को याद रहते हैं, लेकिन बाकी 95 लोग भी होते हैं जो संघर्ष करते हैं, लेकिन वो क्या रे भीमराव, हाँ? जात और औकात दोनों भूल गया क्या तू?
बड़ी जात के व्यक्ति से सवाल करेगा, तुझे तो मैं बताता हूं। जोशी जी, पूछो। आपके हिसाब से वैभव देव जी, बड़ी जात बड़ी क्यों है और छोटी जात छोटी क्यों है? कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। क्या कह रहे थे तुम कि तुम सब इतने हो कि हम तुम्हारी गिनती करने से डरते हैं? तो लो करते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं। और पता नहीं बाकी वो लोग कहाँ हैं जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके होने का तुम हमेशा दम भरते हो। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगा और सबको एक एक करके पकड़कर ले जाऊंगा, समझे? भीमराव अंबेडकर। मुझे लगता है कि आप सब घर जाइए, मैं और रबा रुकते हैं यहाँ पर। नहीं भीम, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। और हाँ, इन सबको यही रहने दो। जीवन में पहली बार जीजाबाई और लक्ष्मी ये सब देख रही है, तो उन्हें भी पता चले कि इस जात का होने पर एक एक चीज के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, रात रात भर जागना कैसे होता है। रमा, उठो। सब लोग सो रहे हैं अभी तक। चलिए सबके लिए चाय लाते हैं। आने के बाद जगाते हैं। रुक, हमारी बात सुनो। गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। अगर रात में उसके साथ सवाल जवाब में कमजोर पड़ गए तो और पढ़ाई करो। उस छोटी जात वाले की मदद करने की क्या जरूरत थी? वही तो बात है प्रचंड देव जी।
इन्हें सोचना चाहिए था। इससे उस भीमराव की औकात कितनी बढ़ जाएगी। हाँ? छोटी जात के लोग हंसेंगे हम पर कि हम ऊंची जात के होकर उस मंद बुद्धि की मदद कर रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रचंड देव जी, लेकिन लंदन में रहते रहते ये यहाँ के तौर तरीके और दुनियादारी भूल गए हैं। प्रभुदेव, छुट्टी मनाने आए हैं ना आप यहाँ, तो छुट्टी मनाइए। इस चक्कर में मत पड़िए कि भीमराव के परिवार में कौन कितना कमा रहा है, कितना नहीं। अंदर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। तुम्हें खाने के अलावा और कुछ सोचता है क्या? जब देखो नाश्ता बन गया है, खाना बन गया है, तुम जाओ जाकर नाश्ता कर लो। जाओ। नरोत्तम, बधाई हो आपको, बाबा की पेंशन शुरू हो जाएगी। हाँ रमा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया है सर से। सोच रहा हूं कि फिर से पढ़ाई शुरू करूं। जो परीक्षा छूट गई थी वो इस बार दे दूंगा, और उसमें पास हो जाने के बाद आगे की तैयारी शुरू करूंगा। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए फिर, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, और बाकी चीजों के बारे में आप मत सोचिए। जोड़ लेंगे पैसे जीने भर के लिए। लड़ लेंगे नरोत्तम तुषार प्रचंड जैसे लोगों से। आप बस पढ़िए, और इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी इतनी शांति ढूंढ लेंगे कि जहाँ आप अच्छे से पढ़ पाए और मैं आपको पढ़ती हुई देख पाऊं। आप बस पढ़िए। लेकिन रमा, अभी हम दोनों को किसी पर भी बोझ नहीं बनना है, किसी पर भी नहीं। नहीं बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। दूध पी लीजिए। रमा, मैंने आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम जब कहती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। लेकिन साथ में यह भी लगता है कि वो दिन जल्दी आ जाए जब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊं। तुम क्यों मेरी जिम्मेदारी निभाओगे? लेकिन साथ में यह भी लगता है कि हर समस्या का हल सिर्फ पढ़ाई और किताब है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करनी होगी।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। एक काम था आपसे। जी बताइए। भीमराव का चश्मा टूट गया था, मैंने उसे बनवा दिया है, ये आप उसे दे दीजिएगा। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी आपने जो हमारे लिए किया वही बहुत है, और मेरी पेंशन भी हो गई है, और मैं भीम से कहकर आया हूं कि आते समय उसका चश्मा लेते आऊंगा। नहीं, बिल्कुल, वो तो आप लेते जाओगे, लेकिन भीम ने जो संघर्ष किया और मेरे सभी सवालों का सही सही जवाब दिया, उसके बदले ये उपहार कह के दे दीजिएगा उसे। लीजिए। लेकिन ये सब प्रचंड देव जी को। इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि उनसे छुपाकर ये दूंगा। मेरी आई जब मरी, मैं बहुत छोटा था। घर के बगल वाले बड़े से मैदान में आई की लाश को जलाया गया था। बाबा बड़े रसूख वाले थे, करीब 2000 लोग आए थे आई के अंतिम संस्कार का दर्शन करने। फिर सबने साथ मिलकर भोजन किया और एक साथ मिलकर कहा कि आई की आत्मा को शांति मिले। भीम की आई के अंतिम संस्कार के लिए आपको जगह तक नहीं दी गई। ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आप भीमराव को दे दीजिएगा। हाँ, तो क्या तुम इसे लौटाने आए हो? नहीं नहीं, धन्यवाद कहने आया हूं। सच में आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं वैभव देव जी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी ऊंची जात वाले ने इस तरह का सुखद उपहार भेजा हो। ऊंची जात वाले उपहार भेजते भी है तो वो चुनौती, पीड़ा, धमकियां या फिर हीनता का एहसास कराने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें करके ही हमारे भाई को अपने जाल में फंसा ले, ताकि तुझे हमेशा उपहार मिलते रहे। कभी कमीज, कभी जूता, कभी मिठाई और न जाने क्या क्या। छोटी जात के लालची व्यक्ति। चल, चश्मा उतार और यहां रख। भाऊ साहब प्लीज ऐसे मत बोलिए ना। जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए अंदर। बेशरम, चश्मा उतार। नहीं निकालूंगा, क्योंकि क्या है ना प्रचंड देव जी, आपके भाई ने बड़ी हिम्मत करके ये उपहार मुझे दिया है, ये जानते हुए भी कि आपको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उन्होंने इतनी हिम्मत की है तो मैं हिम्मत हार के ये उपहार लौटाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया भी तो वो वैभव देव जी का अपमान हो जाएगा। चलता हूं। रमा, इधर आओ।
अब हम इतने पराये तो नहीं हुए ना? लाओ मैं देता हूँ तुम्हें तेल। नहीं भैया, रहने दीजिए। लक्ष्मी दीदी और आई गुस्सा करेंगे। मैं डलिया अम्मा से तेल मांग कर लाती हूँ। नहीं रमा, मैं देता हूँ। और ऐसे कैसे कोई बोलेगा कुछ? भीम की तबीयत खराब है और हम यहाँ इस बंटवारे की लकीर को देखेंगे? नहीं, रुको मैं लाता हूँ। आनंद भैया, ये लो रमा, तुम गरम करके लाओ, मैं जाकर भीम के पास बैठता हूँ। ऐसा है कि ये तेल हमारी रसोई का है, तो ये रमा को नहीं दिया जाएगा। बंटवारा हो चुका है इस घर का। चाहे जमीन पर गिर के ही बर्बाद हो जाए, हाँ। तो मैं फिर से लेकर आता हूँ और देखता हूँ कितनी बार गिराओगी तुम। आनंद, रमा को इस घर से तेल नहीं मिलेगा, एक बूंद भी नहीं। जाओ कहीं और से भीख मांग कर लाओ। आनंद भैया, आप रहने दीजिए। मैं डलिया अम्मा से तेल मांग के लाती हूँ। हाँ तो खड़ी देख के रही हो, जाओ। क्या कहा तुमने? भाभी, भाभी, वो तेवर नहीं मानती तुम्हें। तुम्हारी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। बंटवारा पहले ही हो गया था, लेकिन तुम्हारी भीख मांगनी पत्नी आ गई तेल मांगने के लिए। अगर ये नहीं आती ना, तो लक्ष्मी के साथ ये सब नहीं होता, नहीं होता। इसलिए तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ तुम दोनों। हमारी बहू को हम संभाल लेंगे, तुम दोनों की जरूरत नहीं है। तुम बाहर की दुनिया को समझाओ, जाओ। आई, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मानती हूँ कि घर का बंटवारा हो गया है, लेकिन पड़ोसी भी तो पड़ोसी का दुख बांटते हैं ना। आई, मुझे माफ कर दीजिए, अब ये अंदर जाने दीजिए ना, चलिए ना। रुको, जाने दो इन दोनों को, हम निकल जाते हैं यहाँ से। अभी लक्ष्मी दीदी को हमारी जरूरत है। किसी को कोई जरूरत नहीं है।